मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 10 संस्कृत में मैं 10वीं कक्षा को आज नया चैप्टर चालू कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अशुद्धि संशोधन। क्या है? अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में हमें क्या करना है? ये भी हमारे पेपर में 3 नंबर के इससे प्रश्न आते हैं। हमारे सामने अशुद्ध वाक्य दिए हुए रहेंगे। कैसे दिए हुए रहेंगे? अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य दिए रहेंगे, ठीक है। उनको शुद्ध करके हमें लिखना होगा। क्या करना? शुद्ध करके लिखना होगा। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके हमें लिखना है, ठीक है। ये होता है अशुद्धि संशोधन, कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। जैसे विष्णु पहला है, विष्णु वैकुंठ है। वैकुंठ है अधिशेते। अधिशेते ये वाक्य है नंबर 1। नंबर 2 ग्रामस्य परितः। ग्रामस्य परितः वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सन्ति। नंबर 3 पे है नगरस्य निक्सा। नगरस्य निक्सा। नगरस्य निक्सा उपवनम अस्ति। उपवनम अस्ति। नंबर 4 पे दिया हुआ कि रामस्य शः। रामस्य शः सीता वनम अगच्छत्। नंबर 5 पे वृक्षस्य पत्रम पतति। अब देखिए ये 5 वाक्य लिखे, पांचों के पांचों अशुद्ध हैं। इनको शुद्ध करके हमें लिखना है। ये एक अलग आपको लिखा दिया, यहाँ तक अभी हम नहीं गए हैं। जैसे रामस्य शः सीता वनम अगच्छत्। पिता पुत्रस्य सह गच्छति। अब इनमें पहले तो हमें क्या करना है? अशुद्ध पकड़ना, कि अशुद्धि कहाँ हुई। सबसे पहला काम है अशुद्धि पकड़ना। उससे भी पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अशुद्धि संशोधन वो व्यक्ति बहुत ही सरलता से कर सकता है जिसने कारक बारीकी से पढ़ा, जिसको कारक सही ढंग से आता हो। उसके लिए अशुद्धि संशोधन 99% क्लियर होता है। और जिस विद्यार्थी को कारक का ज्ञान नहीं है, उसके लिए अशुद्धि संशोधन बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आपको पिछली कक्षा में भी मैं कारक बहुत ही बारीकी से कराया था। यदि आपको ध्यान होगा तो आप इनमें अशुद्धियों को पकड़ सकते हैं। यदि आप कारक ध्यान से नहीं पढ़े तो आपके लिए कठिनाई हो। अब देखिए, मैं कारक का नियम बता करके आपको इनकी अशुद्धियाँ निकाल के बताऊँगा और उसके बाद शुद्ध करूँगा।
जैसे पहला है विष्णु वैकुंठे अधिसेते, लास्ट में ध्यान से देखिए धातु आया है अधि उपसर्ग पूर्वक स धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक स धातु का प्रयोग किया गया लास्ट में, और हमारा कारक कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक स धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक स धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि इससे पहले इसके योग में जो शब्द है वैकुंठ है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी यहाँ पे क्या है, ये अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद में, इस शब्द के बाद में अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु का प्रयोग हुआ है, और कारक ये कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक स धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पे अधि उपसर्ग पूर्वक स धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी ये शब्द क्या है, अशुद्ध है। तो अब इसको शुद्ध करके लिखो। शुद्ध करके लिखेंगे तो हो जाएगा विष्णु वैकुंठम, वैकुंठम द्वितीय विभक्ति लगा दिए अधि से, अधि से। अब अधि उपसर्ग पूर्वक स धातु के योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिए, ये शुद्ध हो गया। तो यदि ये बात जिसको कारक जिसने ध्यान से पढ़ा है तो इस बात को पकड़ लेगा कि यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक स धातु का प्रयोग हुआ है और इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यानी यहाँ पे अशुद्ध है। अगला है ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति। ग्रामस्य परितः यानी गांव के चारों ओर, वृक्षा सन्ति यानी वृक्ष है। अब देखो परित शब्द दिया हुआ है और परित शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये कारक कहता है। परित शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि परित शब्द के योग में यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लिख दिया गया है, यानी यहाँ पे क्या है, ये अशुद्ध है। यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि परित शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमारा कारक कहता है हमसे कि परित शब्द के योग में केवल और केवल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे परित शब्द से पहले देखिए षष्ठी विभक्ति लगा दिया गया है, यानी ये शब्द क्या है, अशुद्ध है। यानी इसको हमें शुद्ध करना है तो इसको षष्ठी विभक्ति से किस में बदलना पड़ेगा, द्वितीय विभक्ति में। तो ग्रामस्य का द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा, ग्रामम। क्या हो जाएगा, ग्रामम। अब ये शुद्ध शब्द हो गया। बाकी वैसे लिखना है, परितः वृक्षाः सन्ति, ये शुद्ध हो गया। तीसरा है नगरस्य निक्षा उपवनम अस्ति, यानी नगर के समीप में, पास में उपवन है। निक्षा शब्द के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये कारक कहता है कि निक्षा शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और यहाँ पे निक्षा शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति लगा दिया गया है, यानी नगरस्य यहाँ पे अशुद्ध है। इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नगरम। क्या हो जाएगा, नगरम। निक्षा यानी समीप में या पास में, निक्षा। क्या दिया हुआ है, उपवनम, उपवनम अस्ति, यानी उपवन है, ये हो गया शुद्ध। अगला दिया रामस्य सह सीता वनम अगच्छत। अब यहाँ देखिए शह शब्द का प्रयोग किया गया है और कारक कहता है कि शह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक क्या कहता है, शह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति लगा दिया गया, शह शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। तो इस शब्द को हटा करके षष्ठी विभक्ति के स्थान पर क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो राम का तृतीय विभक्ति में क्या होता है, रामेण। क्या होता है, रामेण। बाकी सब वैसे लिख देंगे, रामेण सह यानी राम के साथ, सीता वनम अगच्छत यानी वन गई, वनम अगच्छत यानी वन। उसके बाद पिता पुत्र शिष्य गच्छति, यहाँ पे देखिए सह शब्द का प्रयोग किया गया है। कारक वही कहता है कि सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो पुत्र शब्द में षष्ठी विभक्ति के स्थान पे हमें तृतीय विभक्ति लगाना है, तो क्या हो जाएगा, पुत्र के स्थान पे पुत्रेण। क्या हो जाएगा, पुत्रेण। पुत्रेण इसे पहले दिया हुआ है पिता, पिता पुत्रेण शह गच्छति यानी गया।
पिता पुत्र के साथ में गया। इस प्रकार से आप कारक के नियमों को पढ़ करके अशुद्धियों को निकाल करके उन्हें शुद्ध करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।